मित्रों, कला के 3 क्षण की जो अवधारणा है, जैसा आप सब जानते हैं कि मुक्तिबोध ने सृजन प्रक्रिया की व्याख्या के लिए इसकी अवधारणा की थी। कला के 3 क्षण क्या हैं और किस तरह सक्रिय होते हैं, मैं उनके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। संक्षेप में बात सिर्फ इतनी ही है कि पहला क्षण जो होता है, जिसको मुक्तिबोध ने उत्कट तीव्र अनुभव का क्षण कहा है, ये वो क्षण है जिसमें अनुभव गर्भ धारण करता है या सृजन प्रक्रिया गर्भ धारण करती है। दूसरा क्षण जो है वो फैंटेसी का क्षण इसको कहा जा सकता है, जिसमें फैंटेसी निर्मित होती है और सक्रिय होना शुरू होती है। और ये कह सकते हैं कि ये अनुभव की प्रसूति का क्षण है। फैंटेसी को इसलिए मुक्तिबोध ने अनुभव की कन्या कहा है। और तीसरा क्षण होता है जो फैंटेसी पूर्व निर्मित विचारों यानी संवेदना और ज्ञान के द्वारा एक रूप प्राप्त कर चुकी है, उसकी अभिव्यक्ति का क्षण है। मैं समझता हूं कि अगर आपने ये निबंध पढ़ा होगा तो ठीक तरह से समझ चुके होंगे कि इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, अगर इसको जोड़े हम इतिहास की गति के साथ, आरंभ, विकास और अंत, तो अभिव्यक्ति भी उसी प्रक्रिया के तहत ही विकसित होती है। थोड़ी व्याख्या अगर मैं इसकी करना चाहूं, कला का पहला क्षण या जिसको मैंने कला के गर्भधारण का क्षण कहा है, इसमें अनुभव उसी रूप में होता है जिसमें कलाकार उसको ग्रहण करता है, लेकिन ठीक वही नहीं होता, वो कुछ बदल चुका होता है, ज्यों का त्यों नहीं होता। और ये ऐसा क्षण है जो वाकई एक साधारण अनुभव का क्षण है, कोई विशिष्ट अनुभव का क्षण नहीं है। लेकिन जब रचनाकार के भीतर वो दाखिल होता है तो वो थोड़ा सा बदल चुका होता है। ये कह सकते हैं कि वो साधारण अनुभव से प्रेरित और उससे कुछ भिन्न होता है। इसी क्षण में जो सर्जक है उसकी मानसिक प्रक्रिया को पहला जबरदस्त धक्का, ये मुक्तिबोध का ही शब्द है, प्राप्त होता है और वो जरा सा आगे बढ़ती है। आप देखेंगे कि ये जो आगे बढ़ना है ये निरंतर जारी रहता है, तीसरे क्षण तक निरंतर ये सक्रिय होता है। और यही वो क्षण है जिसमें रचना को एक गति मिलती है और एक रूपाकार ग्रहण करना आगे संभव होता है। इस क्षण में जो अनुभव होता है उसके रूप रंग होते हैं। मूल अनुभव जो है वो किसी न किसी रूप में उसमें बरकरार होता है और उसमें निरंतर परिवर्तन भी होता है और इसके चलते वो एक स्वतंत्र रूप लेना शुरू करती है। ये कला का पहला क्षण है संक्षेप में। दूसरा क्षण वो है जिसमें अनुभव जो है वो ज्ञान और संवेदन के साथ मिलकर एक फैंटेसी में रूपांतरित होने लगते हैं। ये फैंटेसी कुछ और बदल चुकी होती है, अनुभव बहुत कुछ बदल चुका होता है दूसरे क्षण में आकर। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कवि के मनस्पटल पर सतत आकार लेती हुई दिखाई देती है। यहाँ भाषा सजग होना शुरू होती है और जैसे ही भाषा सजग होना शुरू होती है, कृति के जन्म लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और फैंटेसी एक उस गतिशीलता के तहत एक पूर्ण अवस्था की ओर बढ़ती है। और फिर तीसरा क्षण आता है जो कला के जन्म का क्षण है। कलात्मक सृजन की समूची प्रक्रिया जो है मानसिक धरातल पर आकर भाषा में यहाँ अवतरित हो जाती है और ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान की जो समूची प्रक्रिया है यहाँ एक संपूर्ण रूप धारण कर लेती है और फैंटेसी शब्दबद्ध होना प्रारंभ होता है और एक कृति के रूप में वो अवतरित हो जाता है। ये 3 क्षण मोटे तौर पर हम इसी तरह से इनको समझते हैं, लेकिन ये मात्र इतने नहीं हैं। मुक्तिबोध ने
3 क्षण निबंध में इसकी विशद व्याख्या की है। समय नहीं है वरना मैं उसका विस्तार के साथ उसका उल्लेख करता, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मुक्तिबोध ने सृजन प्रक्रिया में कल्पना की भूमिका को पर्याप्त महत्व दिया है। हमारी भारतीय जो ज्ञान परंपरा रही है, सौंदर्य सृजन की जो पद्धति रही है, उसमें कल्पना का स्थान नहीं है। कल्पना के बारे में पाश्चात्य दर्शन में और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में विचार किया गया है। कांट ने भी उसकी चर्चा की है, बामगर्टन ने उसकी चर्चा की है, और भी दूसरे दार्शनिकों ने इस पर बात की है, और कॉलरिज ने, जैसा आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व उसे दिया है। मुक्तिबोध ने कल्पना की भूमिका को सृजन प्रक्रिया में विशेष महत्व दिया है। वो कहते हैं कि जो कल्पना है वो संवेदित अनुभव का विस्तार करती है। संवेदना ने तो अपना एक रूप ग्रहण कर लिया, लेकिन उसको एक सृजनात्मक रूप प्रदान करने का काम कल्पना करती है, और कल्पना अगर ना हो तो सृजन भी नहीं होगा। तो ये कहें कि कल्पना की सृजन की समूची प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका होती है, क्योंकि मूलतः कल्पना सृजन की ही शक्ति है, और इसलिए जो अनुभव कलाकार को प्राप्त हुआ है, कल्पना उसका पुनर्सृजन करती है, और अंततः जो कृति है वो अनुभव का ही पुनर्सृजन या उसकी पुनर्रचना है। कल्पना करती क्या है आखिर? इस क्षण में आकर, दूसरे क्षण तक आकर वो अनुभव के नए अर्थों को खोलती है या उसमें नए अर्थों को जोड़ने का प्रयत्न करती है, और उस क्षण तक पहुंचाती है जहां पर आकर एक प्रसन्न भावना, ये मुक्तिबोध का शब्द है, का अनुभव होता है। तो कल्पना की मुक्तिबोध की दृष्टि में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन बुनियादी चीज तो अनुभव है। अगर अनुभव ना होगा तो कल्पना आखिर कर क्या सकेगी? निरी कल्पना से कृति का जन्म नहीं होगा, और यदि कोई नितांत कल्पना से जन्मी कृति संभव है तो उसमें मनुष्य का जीवन नहीं होगा। इस बात को मुक्तिबोध बहुत अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए उन्होंने अनुभव को भी वही भूमिका दी जो कल्पना को दी। ये कहें कि अनुभव और कल्पना दोनों के योग से ही कृति का जन्म होता है, और इसलिए मुक्तिबोध कल्पना की केंद्रीय भूमिका को महत्व देते हैं। अनुभव के बारे में मुक्तिबोध कहते हैं कि कला के पहले क्षण में ही अनुभव जब सक्रिय होता है तो उसमें 2 चीजें आती हैं, भोक्तृत्व और दर्शकत्व। ये ऐसे शब्द हैं जो हमारी भारतीय परंपरा से भी कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, वहाँ से आते हैं, और इनका इस्तेमाल इलियट ने भी किया है। तो यहाँ मुक्तिबोध दर्शकत्व शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भोक्तृत्व और दर्शकत्व, और ये दोनों जब सक्रिय होते हैं सृजन प्रक्रिया की प्रवहमान गति, उसके साथ मनस्तत्व सक्रिय होता है। ये मनस्तत्व शब्द का इस्तेमाल भी मुक्तिबोध ने किया है। और उसके बाद फिर जब मनस्तत्व सक्रिय होता है तो उसके संदर्भ में मुक्तिबोध कहते हैं, एक उद्धरण है उनका, वो कहते हैं कि ये कहना कठिन है कि मनस्तत्व कहाँ, किस जगह वस्तुतः एक तत्व है या किस जगह वह एक शुद्ध गति है, यानी कहाँ वो पार्टिकल है और कहाँ वो वेव है। तो ज़रा गौर कीजिए कि वेव थ्योरी 50 के दशक में वेव थ्योरी को आए 20 साल से ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन मुक्तिबोध भौतिक शास्त्र के और अन्य ज्ञानानुशासनों के अद्यतन ज्ञान से काफ़ी हद तक परिचित थे, इसलिए वो कल्पना कर सके कि वेव पार्टिकल के रूपक का इस्तेमाल करके कि मनस्तत्व किस तरह सक्रिय होता है और कहाँ वो वेव है और कहाँ वो पार्टिकल है। दूसरी बात, जैसा मैंने पहले कहा कि इस अनुभव के भीतर भोक्तृत्व और दर्शकत्व दोनों समाहित होते हैं। तो ये जो अनुभव जो है, जो पहले क्षण में सक्रिय हुआ है, इसी क्षण में अनुभव के साथ कल्पना और संवेदना भी सक्रिय होना शुरू करती है, और ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान का योग होना भी इसी समय शुरू होता है।
और तब अनुभव जब आगे सक्रिय होता है, दूसरे क्षण के अंत तक पहुंचता है, तो वो वैयक्तिक नहीं रह जाता, वह निर्वैयक्तिक होने की ओर बढ़ता है। मुक्तिबोध की दृष्टि में सृजन की जो प्रक्रिया है वो वैयक्तिक से निर्वैयक्तिक होने की प्रक्रिया है। आत्मानुभव से वैश्विक अनुभव तक, जन अनुभव तक पहुंचने की प्रक्रिया है। यह हम याद कर सकते हैं कि कला की स्वायत्तता और कला की सामाजिकता को लेकर जो बहस हुई थी, उसको किसी हद तक हम याद करके मुक्तिबोध की उस संदर्भ में व्याख्या कर सकते हैं, या मुक्तिबोध की अपनी जो समझ थी सृजन की प्रक्रिया को लेकर, उसमें इस सवाल से वो किस तरह जूझते हैं स्वायत्तता और सामाजिकता के प्रश्न को लेकर। मुक्तिबोध ने 3 क्षण की अवधारणा में, जैसा मैंने कहा कि निर्वैयक्तिकता, भोक्ता, दर्शक, इन 3 शब्दों का जब प्रयोग किया तो हम याद कर सकते हैं कि लगभग इन्हीं शब्दों का टी.एस. इलियट ने भी अपने निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में प्रयोग किया, और कहीं न कहीं ये प्रयोग मुक्तिबोध के इलियट की याद दिलाते हैं। मुक्तिबोध की यहाँ दृष्टा और भोक्ता शब्द है, दर्शक या दृष्टा, जबकि इलियट के यहाँ भोक्ता और सृष्टा शब्द है। इलियट सृजन की प्रक्रिया में भोक्ता और सृष्टा के अलगाव पर बल देते हैं। मुक्तिबोध भोक्ता को सर्जक की संवेदना से और दृष्टा को ज्ञान से जोड़कर देखते हैं, और इसलिए दोनों में अलगाव की बात नहीं करते जैसे कि एलियट किया करते थे। वो दोनों के बीच एकत्व की बात करते थे। बुनियादी तौर पर ये फर्क आप उसमें पाएंगे। एलियट की मान्यता ये थी कि कवि या सर्जक का जो व्यक्तित्व है, रचना उससे विच्छिन्न, उससे अलग होनी चाहिए, यानी सर्जक के व्यक्तित्व से रचना का अलगाव होना चाहिए, और जितना ये अलगाव होगा उतनी ही रचना उत्कृष्ट होगी। लेकिन मुक्तिबोध इस तरह की निर्वैयक्तिकता को, व्यक्तित्व से पलायन को स्वीकार नहीं करते। उनकी दृष्टि में जो सामाजिक बोध है वो अंततः चेतना से ही पलायन है, इसलिए वो कवि व्यक्तित्व की भूमिका का निषेध भी नहीं करते। लेकिन दोनों के बीच वैयक्तिकता और निर्वैयक्तिकता, दोनों के बीच एक तरह के गठजोड़ या एक सायुज्य की वो कल्पना करते हैं, और इसलिए वो संवेदना और ज्ञान दोनों पर बराबर बल देते हुए आत्मपरकता और सामाजिकता दोनों को पर्याप्त महत्व देते हैं। एक और बात जिसका संबंध दर्शन से हो सकता है, कल्पना की भूमिका को लेकर। जो पश्चिमी अनुभववाद है, जैसे हॉब्स या लॉक या ह्यूम इत्यादि जो दार्शनिक थे, इन दार्शनिकों ने कल्पना को बिंब निर्मात्री शक्ति माना है, और कल्पना जो है वो इंद्रिय संवेदन को मानसिक चित्रों में रूपांतरित करती है। ये उसकी रचनात्मक भूमिका है सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से। मुक्तिबोध, गौर कीजिए कि इन्हीं अवधारणाओं को फैंटेसी कहते हैं। कल्पना उनके यहाँ फैंटेसी होकर आती है। और ज़रा गौर कीजिए कि फैंटेसी शब्द जो है, या तो उसका संबंध मनोविज्ञान से हो सकता है जैसे कि फ्रायड ने इस्तेमाल किया, या उसका संबंध मिथक शास्त्र से हो सकता है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को वहाँ से बाहर निकालकर एक सौंदर्य शास्त्रीय पद के रूप में इस्तेमाल किया है, और मुझे लगता है कि ये उनका एक अनूठा योगदान है। मैं सोचता हूँ कि फैंटेसी का विचार मुक्तिबोध के मन में आया कैसे होगा, और मेरा अनुमान ये है कि 1944 में मुक्तिबोध ने हंस में 4 निबंध कामायनी को लेकर लिखे थे। तब उनकी अवस्था 24-25 वर्ष के आसपास रही होगी जब ये निबंध लिखे गए होंगे। उस उम्र से ही मुक्तिबोध फैंटेसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये शब्द भी आखिर उनके दिमाग में कैसे आया होगा, तो मुझे ध्यान आता है कि मनोविज्ञान और दर्शन के वो विद्यार्थी रहे। ये बीए में उनके विषय भी था, इसमें उनकी बहुत रुचि भी थी। और शुजालपुर में रहते हुए जब उनका संपर्क डॉक्टर जोशी से हुआ,
जो कि मनोविज्ञान और दर्शन के गहरे अध्येता थे, ख़ासतौर से दर्शन के, जिसमें उनको अमलनेर की जो फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूट है पीएचडी की उपाधि मिली थी, और उसे लेकर वो शुजालपुर आए थे उस विद्यालय में हेडमास्टर होकर, जहाँ मुक्तिबोध बाद में पहुँचे। वहाँ उनके बीच जो संवाद होता था उससे मुक्तिबोध का रुझान दर्शन और मनोविज्ञान की ओर कहीं अधिक तीव्रता से हुआ। और तब से मुझे लगता है, यानी 1938 के बाद जब वो उन्होंने बीए पास किया, 1940 के करीब आकर उनके मन में दर्शन और मनोविज्ञान के प्रति जो रुझान है वो कहीं ज़्यादा गहरा हुआ। और वहाँ रहते हुए शुजालपुर में उन्होंने एमए करने की जो योजना बनाई थी, उसके लिए विषय भी उन्होंने दर्शन शास्त्र ही चुना था। तो मैं समझता हूँ कि फैंटेसी के प्रति मुक्तिबोध के मन में जो एक आग्रह पैदा हुआ वो शायद उन्हीं दिनों के कारण हुआ है। इसलिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दौर है 1940-42 के आसपास का दौर, जब मुक्तिबोध के कवि व्यक्तित्व का निर्माण शुरू होता है और साथ ही साथ उनके भीतर का जो दार्शनिक और मनोविज्ञान के प्रति जो रुझान है वो भी अधिक सक्रिय होता है। मैं दरअसल बात कर रहा था कल्पना की भूमिका की, कल्पना की जो बाद में फैंटेसी हुई। कल्पना को, जैसा मैंने कहा कि बिंब निर्माण करने वाली शक्ति है। अनुभववादियों ने अनुभव को या ऐन्द्रिकता को ज़्यादा महत्व दिया बजाय तार्किकता के। तो तर्क और ऐन्द्रिकता के बीच का जो द्वंद्व है, जो कि बुनियादी तौर पर दर्शन का प्राचीन द्वंद्व है, वो मुक्तिबोध के यहाँ एक नए रूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि मुक्तिबोध के यहाँ भी कल्पना जो है वो बिंब निर्मात्री शक्ति है, लेकिन वो अनुभव को भी पर्याप्त महत्व देते हैं। जो अनुभववादी दार्शनिक हैं वो पहले ही महत्व देते रहे हैं, लेकिन जो तर्कवादी दार्शनिक हैं वो अनुभव को हाशिए पर या द्वितीयक रूप में रखते हैं, और उनके लिए जो तर्क है या विचार है वही बिंब निर्माण करते हैं। मुक्तिबोध ने दोनों में समन्वय स्थापित किया। ये बात मुझे महत्वपूर्ण लगती है। अब हम याद कर लें कल्पना की भूमिका को लेकर ड्राइडन ने क्या विचार किया था, और कहीं न कहीं हमको ये संकेत मिलेगा कि कला के 3 क्षण का विचार किस तरह मुक्तिबोध के मन में आया होगा। ड्राइडन ने 3 क्षण की बात तो नहीं की, लेकिन तीन विचार बिंदुओं की बात वो जरूर करते हैं। कल्पना के 3 कार्य वो बताते हैं, 3 तरह की विधियां। पहली विधि जो है वो है इन्वेंशन, जिसको हम उद्भावना या अन्वेषण कह सकते हैं। ये कल्पना का पहला कार्य है, जो अनुभव के साथ जो संबद्ध विचार है उनको जोड़ने का काम करती है। इसका संबंध जाहिर है कि अनुभव के साथ होता है। दूसरी जो शक्ति है या दूसरा जो कार्य है, फंक्शन है, वो है फैंसी या कल्पना। जो अनुभव और विचार उत्पन्न हुआ है उसका रूपांतरण ये फैंसी करती है, कल्पना करती है, और साथ ही साथ वो उसका संवेदनात्मक प्रत्यक्षीकरण करती है। तीसरा काम जो है वो है इलोक्यूशन, यानी वक्तृता या वाक्पटुता या अभिव्यक्ति, जो भी हम चाहें इसको कह लें। इसका काम है विचारों को या अनुभव को सटीक शब्दावली में प्रस्तुत करना। ड्राइडन की ये जो कल्पना की थ्योरी है, आप जरा गौर कीजिए कि मुक्तिबोध के कला के 3 क्षण में कहीं न कहीं उसकी कोई झलक जरूर दिखाई देती है। अगर इसके आलोक में हम कला के 3 क्षण को समझने की कोशिश करें तो शायद इससे हमको कुछ सहायता मिल सकती है। दूसरी बात, आगे चलकर कल्पना की जो भूमिका है उस पर 2 और कवि दार्शनिकों ने गौर किया। एक थे कॉलरिज, दूसरे थे कांट। दोनों ने कल्पना को बहुत विशेष महत्व दिया है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन कल्पना का जो सृजनात्मक कार्य है उस पर पाश्चात्य दर्शन में कांट का जोर सबसे ज्यादा था, और मैं समझता हूं कि कॉलरिज ने शायद उसको वहीं से ग्रहण किया होगा। मुक्तिबोध ने, मुझे लगता है कि कला की जो सृजन प्रक्रिया है उस पर वो शायद 1943-44 के दौर से ही, जब वो बनारस में थे तब से उस पर विचार कर रहे थे। और ये तीसरा क्षण निबंध जो है वो उन्होंने 60 के आसपास लिखा,
तब तक के वो उस पर काफ़ी विचार कर चुके थे। यानी लगभग इस विषय पर वो 20-25 वर्षों तक निरंतर सोचते रहे, युवा अवस्था से लेकर। जब ये निबंध लिख चुके, उसके बाद भी उनकी चिंतन प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई। वो उस प्रश्न को और गहराई से जाकर उस पर चर्चा करते हैं और आगे भी उन्होंने कुछ और निबंध लिखे हैं। जैसे उन्होंने 1957 में या उसके पहले भी सौंदर्य प्रतीति और सामाजिक दृष्टि ये निबंध लिखा था। ये 1952 का निबंध है। और दूसरा निबंध उन्होंने काव्य की रचना प्रक्रिया, ये 1957 में लिखा। उसकी और नई कविता का आत्मसंघर्ष में भी इन सब की झलक या इसका और अधिक विस्तार दिखाई देता है। तो मैं अगर ये कहूँ कि अपनी युवावस्था से लेकर आजीवन मुक्तिबोध कला के प्रश्न से निरंतर जूझते रहे और संभवतः वो किसी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुँचे, लेकिन एक चालू किस्म का, एक सामान्य किस्म का निष्कर्ष वो प्राप्त कर चुके थे सन 60 के आसपास, जब उन्होंने 3 क्षण निबंध लिखे और इस तरह से कला की प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न किया। कलात्मक अनुभव नाम का उनका एक निबंध है जो बाद में 1959 में लिखा गया और वो बाद में प्रकाशित हुआ। इस निबंध में उन्होंने एक और अवधारणा पर विचार किया, बाह्य का आभ्यंतरीकरण और आभ्यंतर का बाह्यीकरण। इसके संकेत सूत्र हमको कला के 3 क्षण वाले निबंध में मिलते हैं, लेकिन इसका विस्तार हमको मिलता है कलात्मक अनुभव निबंध में। इस निबंध में वो मनोमय जीवन की बात करते हैं और मनोमय जीवन के भी 3 स्तर बताते हैं। पहला स्तर वो है जब अनुभव जो है वो निजबद्ध होता है, मन की पहली अवस्था कह लीजिए। अनुभव निजबद्ध होता है, व्यक्तित्व के साथ बद्धमूल है, जिसमें व्यक्तिगत सुख दुख और कलात्मक राग द्वेष इत्यादि होते हैं और मन इन सब से घिरा हुआ होता है। अभी कल्पना का प्रवेश नहीं हुआ है और अगर उसका प्रवेश होगा तो उसके बाद वो आगे उससे अलग होकर निर्वैयक्तिक होने की ओर सक्रिय होगा, जब वो वास्तविक बोध के साथ तन्मय और तदाकार, ये मुक्तिबोध का ही शब्द है, हो सकेगा। ये मनोमय जीवन का पहला स्तर है और यहाँ से दूसरा स्तर प्रारंभ होता है जब मनोमय जीवन के इस स्तर में मन एक तरफ अपने से परे होने की कोशिश करता है और उससे ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। और इस क्षण में जो संवेदनात्मक उद्देश्य, ये मुक्तिबोध के ही शब्द हैं, संवेदनात्मक उद्देश्य में इतनी ताकत नहीं रह जाती कि कल्पना उद्दीप्त होकर जीवन की पुनर्रचना कर सके। निजबद्धता से उबरने का संघर्ष मनोमय जीवन के इस दूसरे क्षण में निरंतर गतिमान रहता है। इसके बाद आता है मनोमय जीवन का तीसरा स्तर, और ये जो तीसरा स्तर होता है वास्तविक सौंदर्यानुभव का स्तर होता है, ये मुक्तिबोध कहते हैं। एक उनका उद्धरण है इसी संदर्भ में, वो कहते हैं कि संवेदनात्मक उद्देश्यों से प्रेरित कल्पना जीवन विधान करती है। इस क्षण में आकर विधायक कल्पना संवेदनात्मक उद्देश्यों द्वारा विचलित किए गए जीवन जिन अनुभवों के पैटर्न्स बनाती है, वे अनुभव इसी दूसरे स्तर में आकर समाहित हो जाते हैं। तो यहाँ ये जो मनोमय जीवन की कल्पना उन्होंने की है, उसमें भी वो कहीं न कहीं कला के 3 क्षण की अपनी अवधारणा का वो विस्तार करते हैं। मुक्तिबोध के इस सौंदर्य विचार पर अगर आगे हम चर्चा करें तो हमें बराबर ध्यान देना होगा कि मुक्तिबोध ने पाश्चात्य दर्शन का बहुत गहराई से अनुभव किया था, उस पर विचार किया था, और वो जो मूल द्वंद्व है पाश्चात्य दर्शन का, बुद्धि और अनुभव का द्वंद्व, उसको बहुत गहराई से जाकर उसको समझ चुके थे। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर सीधे आता हूँ बामगर्टन की जो स्थापना है उसे लेकर, और निश्चित रूप से
बामगर्टन जो कि कांट के शिष्य थे, अगर उन्होंने कांट को पढ़ा था तो बामगर्टन के सौंदर्य विचार को भी पढ़ा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बामगर्टन भी जर्मन दार्शनिक थे चूंकि वो कांट के शिष्य थे। बामगर्टन ऐन्द्रिय और तार्किक संज्ञान के अंतर को स्वीकार करते हैं, जो कि जर्मन दर्शन में बुनियादी तौर पर चला आ रहा था, उससे वो अलग नहीं होते। हालांकि हैं वो तर्कवादी दार्शनिक, लेकिन वो अनुभव पर भी बराबर का जोर देते हैं जो तर्कवादी दार्शनिक नहीं देते। वो दोनों के बीच समन्वय की बात करते हैं, यानी जो जिसे मुक्तिबोध संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना कहते हैं, बामगर्टन ने उसको बुद्धि और अनुभव के द्वंद्व के रूप में या उनके संतुलन के रूप में स्वीकार किया। ये कहें कि बामगर्टन जो है विचार से ऐन्द्रिक संवेदना के रचनात्मक संबंध की संभावनाओं को पहली बार जर्मन दर्शन के भीतर आकर खोलते हैं। तो बामगर्टन ने तर्क दिया कि कविता जो है वो निश्चय ही संज्ञानात्मक है, लेकिन वो यथार्थ के बारे में एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो किसी अन्य तरीके से प्रकट नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि काव्यात्मक अंतर्दृष्टि मूलतः सौंदर्यात्मक या ऐन्द्रिय होती है, इसलिए संवेदनात्मक और कल्पनाजन्य अनुभव के विशिष्ट गुणों से हमेशा युक्त होती है। इस तरह से बामगर्टन ने जो देकार्ते के तर्कशास्त्र की अवधारणाएं थीं और उनके अपने गुरु हचिसन जो कि अनुभववादी विचारों को नहीं मानते थे, उन सारे विचारों को समेटकर जो अनुभववादी विचार थे उसकी रोशनी में बामगर्टन ने एक समन्वयात्मक सौंदर्य चिंतन किया और पहली बार उन्होंने सौंदर्य शास्त्र शब्द का इस्तेमाल जर्मन दर्शन के भीतर या पाश्चात्य दर्शन के भीतर किया। ये कहें कि वो आधुनिक सौंदर्य शास्त्र की या पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की इस तरह से एक नींव उन्होंने रखी। बामगर्टन ने कला की जो सृजन प्रक्रिया है उसके संबंध में 3 बातें कही हैं, या ये कहें कि 3 चरणों की उद्भावना की है। पहला चरण वो कहते हैं कि कल्पना का उद्रेक का चरण है, कल्पना के अतिरेक का, कल्पना एकदम से उमड़ती है और उसके बाद उसके भीतर जो भावात्वेक होता है उसके साथ जो संवेदनात्मक और सौंदर्यात्मक आग्रह होता है वो भी सक्रिय होता है और यहीं से सौंदर्य की उठान शुरू होती है। आगे चलकर ये जो भावावेग है वो तार्किक परिणति के साथ संबंध स्थापित करना शुरू करता है। ये पहला चरण है। दूसरा चरण वो है जिसमें कल्पना और तार्किक संज्ञान के बीच एक संयोग की संभावना खुलने लगती है और उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इस समय में कलाकृति का निर्णायक बोध संभव होता है और इस प्रक्रिया में ऐन्द्रियता और तार्किकता का समन्वय होना शुरू होता है। ये दूसरा चरण है। और तीसरा चरण जो है उसमें जो मन के भीतर बिंब रचना हुई है, मनोगत बिंब जो है, उसमें आयत्त होकर अभिव्यक्ति क्रमशः आकार लेने लगती है। अब इसको ज़रा मिलाकर देखें मुक्तिबोध के कला के 3 क्षणों से तो कहीं लगता है कि निश्चित रूप से मुक्तिबोध ने बामगर्टन के विचारों को आत्मसात किया था और उसमें एक नई रोशनी उसमें पैदा की, एक नई संभावना पैदा की और इस तरह से एक नया मोड़ भी उसे दिया, फैंटेसी को बीच में लाकर। कल्पना की भूमिका को बामगर्टन जितना महत्व देते हैं, मुक्तिबोध मुझे लगता है कि कहीं उससे ज़्यादा महत्व देते हैं उसको फैंटेसी में